हेलो, जीआईसीएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा नामदेव और हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज के पहले पीएससी में कैसे क्वेश्चन आते थे और अब किस तरह के आएंगे, इसके बारे में हमने यहाँ पर पुनः एनालिसिस किया था। हमने हिस्ट्री के क्वेश्चन किए थे और एमपी के क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर। तो हमारा आज जो 2018 के क्वेश्चन है वो करते हैं हम सॉल्व यहाँ पर कि मध्य प्रदेश के राज्य पक्षी का नाम है ना। यहाँ पूछ रहे हैं मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी। तो हमने एक देखा था कि पीएससी वालों ने एक क्वेश्चन ये भी पूछा था कि राज्य पशु कौन सा है ना। अब ये पूछ रहे हैं राज्य पक्षी कौन सा है, तो राज्य पक्षी है शाह बुलबुल पैराडाइज फ्लाईकेचर। ठीक है, तो अगर इस प्रकार के, क्योंकि ये जो पक्षी जो मध्य प्रदेश के जो राज्य चिन्ह है, राज्य के जितने भी चिन्ह है जैसे कि पक्षी, पशु, वृक्ष है ना, हमारी फसल, वृक्ष, ये जो चीजें वृक्ष फसल वगैरह, ये आपको याद रखना है कि कौन कौन से हैं। जैसे लोक नृत्य कौन सा है मध्य प्रदेश का, लोक नाट्य कौन सा है मध्य प्रदेश का। जैसे इसे तो राज्य पक्षी, पशु और वृक्ष इनको कब बनाया था, इनको 1981 में जब मध्य प्रदेश का रजत जयंती समारोह मनाया जा रहा था, मतलब 25 साल पूरे हो रहे थे मध्य प्रदेश के गठन को, उस समय इसको इन चीजों को राजकीय चिन्ह के रूप में मान्यता दी गई थी। उसके बाद 2013 में मलखंभ को हमारा राजकीय खेल का दर्जा दिया गया। तो जो हमारे राजकीय चिन्ह है, मतलब राज की पहचान के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, उन चीजों को आपने याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, सिर्फ मध्य प्रदेश का ही नहीं, भारत के भी याद रखना है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2013 में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई है ना। तो 2013 विधानसभा चुनाव में जो हुई थी उस समय 22 महिलाएं निर्वाचित हुई थी। फिर भी पीएससी ने किसी कारण से, विवाद या अन्य किसी कारणों से इस क्वेश्चन को क्या कर दिया था, डिलीट कर दिया था, क्योंकि एक बार उसने इसका गलत आंसर दिया था, फिर दूसरी बार कुछ और दे दिया था, तो 22 होते हुए भी इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया। अब अगर बात करें कि वर्तमान विधानसभा जो है हमारी 15वीं विधानसभा है, कौन सी विधानसभा है हमारी, ये भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में जो विधानसभा है वो कौन सी विधानसभा है। तो ये 15वीं विधानसभा है। इसमें कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई, तो इसमें 21 महिलाएं निर्वाचित हुई। ये भी पूछा जा सकता है इन 21 महिलाओं में से महिला मंत्रियों की संख्या कितनी है। तो जो महिला मंत्री है इसमें 3 महिला मंत्री है, मतलब कुल 3 मिला के 21 हो रही है। टोटल करके कितनी महिलाएं हैं निर्वाचित, 21 महिलाएं हैं। आपसे ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं, ये जैसे ये महिलाओं का पूछा है, ऐसे आपसे ये पूछ सकता है कि सीटें कितनी है मध्य प्रदेश विधानसभा में, मध्य प्रदेश विधानसभा में एसटी सीटें कितनी है, एससी सीटें कितनी है, मध्य प्रदेश से लोकसभा में सीटें कितनी है, मध्य प्रदेश से राज्यसभा में सीटें कितनी है। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन भी बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मध्य प्रदेश राजकीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम। तो हमने ये देखा था कि एक तो कोई सा अधिनियम आ रहा है या फिर कोई सी नीति आ रही है ना। अधिनियम या नीतियां जो आई जा रही है ये कब आ रही है ना, मतलब कब लाई गई और किस लिए लाई गई। कहने का मतलब है इनका उद्देश्य क्या है ना। तो कब आई है और इनका किस लिए लाई गई है, ये आपको याद रखना है। और कौन इसके लाभार्थी हो रहे हैं, थोड़े बहुत प्रावधान जो इसमें मुख्य रूप से फोकस डालते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, तो ये आया 2005 में आया। ऐसे अभी मध्य प्रदेश सरकार ने 2021 में एक नया धर्म स्वतंत्रता अधिनियम लेके आए। कौन सा अधिनियम लेके आए हैं, धर्म स्वतंत्रता अधिनियम लेके आए हैं। तो ये धर्म स्वतंत्रता अधिनियम जो है 1968 के जो धर्म स्वतंत्रता अधिनियम है उसको प्रतिस्थापित करते हुए 2021 में नया धर्म स्वतंत्रता अधिनियम लेके आए। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो नया धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2021 लाया गया वो किसके स्थान पर लाया गया, तो 1968 वाले अधिनियम के स्थान पर लाया गया। फिर जैसे ये अधिनियम पूछा है ना, या फिर हमने एक क्वेश्चन करा था, मनरेगा वाला क्वेश्चन किया था कि मनरेगा मध्य प्रदेश में मनरेगा के तहत कौन सी राशि, या मनरेगा से रिलेटेड कोई सा क्वेश्चन आया था आप लोगों का। ठीक है, तो आपसे मनरेगा का अधिनियम भी पूछ सकते हैं कि मनरेगा किस अधिनियम के तहत संचालित होता है ना। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी जो अधिनियम है 2005 के तहत क्रियाशील है। या आपसे पंचायती राज अधिनियम पूछ सकते हैं कि पंचायती राज अधिनियम कब मध्य प्रदेश में कौन सा क्रियाशील है, तो 1993 वाला क्रियाशील है हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में। या आपसे इसकी जगह कोई सी नीति आ सकती है कि खेल नीति कब आई, पर्यटन नीति कब आई, है ना। इस प्रकार से नीतियां आ सकती हैं आपको।
तो ये अधिनियम और नीतियां इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कब आई है और उनका उद्देश्य क्या है। नेक्स्ट है, किस नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड कहा जाता है। ये है मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग। अब हमने हिस्ट्री के जब क्वेश्चन करे थे वहां पर भी आ गया था जलियांवाला बाग कि कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला अमृतसर में हुआ था, पंजाब में। उसमें क्या हुआ था, सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई थी, मतलब जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, इसमें कई लोगों की मृत्यु हुई, 389 के आसपास थी। वैसे ही क्या हुआ, मध्य प्रदेश में किसको जलियांवाला बाग कहा जाता है, मतलब ऐसी ही किसी प्रकार की घटना मध्य प्रदेश में भी हुई होगी। तो मध्य प्रदेश में जो चरण पादुका नरसंहार है ना, ये चरण पादुका एक स्थान है, कहां पर है, छतरपुर में है, उर्मिल नदी के तट पर है। छतरपुर में उर्मिल नदी के तट पर हुआ था ये, है ना, 1930-31 में ये नरसंहार हुआ। अब इसमें क्या हुआ, इसमें भी शांतिपूर्वक आम सभा चल रही थी और फिशर ने क्या कर दिया, अंधाधुंध गोलियां चला दी। तो फिशर ने अंधाधुंध गोलियां चला दी, ये भी अंग्रेज कैप्टन थे, इन्होंने अंधाधुंध गोलियां चला दी और इसमें भी हमारे कई जो क्रांतिकारी थे, है ना, शांतिपूर्वक सभा को पे ही उन्होंने गोलियां चला दी, तो इन लोगों की कई की मृत्यु हो गई थी यहाँ पे, इसीलिए इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है मध्य प्रदेश का। अगर आपसे ये जलियांवाला बाग हत्याकांड पूछ रहे हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कहां से शुरू हुआ, तो ये यहाँ से हो गया, चरण पादुका नरसंहार को कह रहे हैं छतरपुर से शुरू हुआ। इसके आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में झंडा सत्याग्रह कहां से शुरू हुआ, है ना, मध्य प्रदेश में झंडा सत्याग्रह, तो ये जबलपुर से शुरू होता है, 1923 में शुरू होता है। या आपसे ये पूछ सकते हैं मध्य प्रदेश में जो नमक सत्याग्रह है वो कब शुरू हुआ। या आपसे ये पूछ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, कहां से शुरू हुआ। तो ये जो देश के आंदोलन है उन्हीं के नाम से भारत मध्य प्रदेश में भी संचालित है, इसी वजह से इन्हें मध्य प्रदेश में भी पूछा जा रहा है। तो आपको ये जो आंदोलन है ये कैसे याद रखना है, कोई सा एक आंदोलन है और आंदोलन का क्षेत्र कौन सा है, मतलब किस जगह पे आंदोलन हुआ, है ना, कब हुआ और प्रमुख नेतृत्वकर्ता इस आंदोलन से संबंधित कौन रहे, इन चीजों पर विशेष रूप से ध्यान रखना है। साथ ही घटनाक्रम तो ऐसे रहते हैं कि देश के और प्रदेश के से मिलते जुलते रहते हैं, जैसे हत्याकांड मतलब हत्याकांड हुआ, है ना, या भारत छोड़ो में जो गतिविधि देश स्तर पर हुई वैसी प्रकार की मध्य प्रदेश में हुई। लेकिन आपको इस आंदोलन की मुख्य रूप से ये चीजों पे फोकस करना पड़ेगा, ये प्रश्न इधर से आएंगे आपको, ठीक। नेक्स्ट है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। जब ये राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित एक प्रश्न और कर चुके हैं हम, मेरे ख्याल से 2 से 3 प्रश्न कर चुके हैं, उसी वक्त मैंने आपको बताया था कि जो हमारे राष्ट्रीय उद्यान है उससे संबंधित प्रश्न कैसे आते हैं कि कोई सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, क्यों प्रसिद्ध है, किसी विशेष प्रकार का जीव अगर कहीं किसी राष्ट्रीय उद्यान में मिल रहा है तो वो आपको याद रखना है ना, अभ्यारण्य किसी अभ्यारण्य में कोई विशेष जीव मिल रहा है वो आपको याद रखना है, या फिर कोई सा राष्ट्रीय उद्यान जिस सीक्वेंस में याद रखेंगे हम, है ना, सबसे बड़ा फिर उससे छोटा ऐसे करके आप सीक्वेंस में याद रखिए, सबसे पहले किसकी स्थापना हुई, उसके बाद किसकी हुई, ऐसे याद रखिए आप, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, कुल संख्या कितनी है, ये आपको याद रखना है। जैसे इन्होंने पूछ लिया कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है ना, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है, बाघों के लिए प्रसिद्ध है। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी आ गया कि यहाँ से जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो कब शुरू किया गया, तो जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो देश में तो 1973 में शुरू हुआ था, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में सबसे पहले कान्हा किसली से ही शुरू हुआ था और वो 1974 में शुरू हुआ था, है ना, 1974 में शुरू हुआ। तो ये वाला प्रश्न आ चुका है। फिर ये आ गया, ये आपसे ये पूछ सकते हैं ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा जो हमारे यहाँ का जो मुख्य फेमस जो पशु है कान्हा किसली का, वो कहाँ पाया जाता है, तो वैसे कि कान्हा किसली में मिलता है। आपसे पूछ सकते हैं रेप्टाइल पार्क कहाँ है, तो पन्ना में है। सर्प उद्यान कहाँ है, तो वन विहार में है। आपसे पूछ सकते हैं तो कि खरमोर पक्षी कहाँ पाया जाता है ना, तेलाना रतलाम में पाया जाता है, वो एक अभ्यारण्य है, ठीक है। तो इस प्रकार से पूछ सकते हैं अगर किसी अभ्यारण्य में भी कोई विशेष चीज है, कोई विशेष जीव पाया जाता है, तो वहां से आपको प्रश्न आएंगे, जैसे ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का पूछ लिया। फिर नेपा नगर किस उद्योग से संबंधित है ना, नेपा नगर हमने इस क्वेश्चन को करीब 10 से 12 बार कर चुके हैं यहाँ पर, है ना। नेपा नगर मैंने आपको हर चीज का बताया था कि नेपा नगर में क्या बन रहा है, अखबारी कागज बन रहा है। सबसे पहली कागज मिल थी हमारी
48 में स्थापित, और नेपानगर कहाँ आता है? बुरहानपुर में आता है। इसको पानी कहाँ से मिलता है? ताप्ती नदी से मिलता है, क्योंकि यहाँ पर ताप्ती नदी है इसलिए। ठीक है, अब जैसे ये नेपानगर का आया, ऐसे मैंने आपको ये भी बताया था कि बैंक नोट प्रेस कहाँ है, तो बैंक नोट प्रेस, ये बैंक नोट प्रेस है हमारे देवास में। ठीक है, यहाँ पर क्या बनता है? नोट छपते हैं, लेकिन नोट का कागज कहाँ बनता है? तो वो सिक्योरिटी पेपर मिल, सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ है? होशंगाबाद में है। वहां पर क्या होता है कि स्टाम्प का कागज, ये जो नोट छापने का हमारा ऑफिशियल कागज है, वो छप जाता है। फिर कागज के ऊपर जब वो कागज, पैसा कब बनता है? वो यहाँ बनता है बैंक नोट प्रेस देवास में बनता है। ऐसे आपसे पूछ सकती है ओरिएंटल पेपर मिल कहाँ है, तो ओरिएंटल पेपर मिल अमलाई में है। तो ये जो 4 क्वेश्चन है, एक ना एक साल छोड़ के पीएससी में आ ही रहे हैं, उनको बहुत पसंद है ये क्वेश्चन, तो ये बार बार आ रहा है क्वेश्चन, कहाँ पर है और किस लिए प्रसिद्ध है। ठीक, फिर देखते हैं मध्य प्रदेश के निम्न स्थानों में से कौन सा एक 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर या उसके निकटतम। क्या बात हो रही? 80 डिग्री। अरे भैया, जैसे अगर आप ये देखें, है ना, मध्य प्रदेश की मैप को अगर हम देखें, थोड़ा सा गड़बड़ में है, ठीक है, तो हमने देखा कि हमारे यहाँ का जो विस्तार कितना है, 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है मध्य प्रदेश, है ना। 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। तो ये देशांतर में ये पूछ रहा है कि 80 डिग्री पूर्वी देशांतर कहाँ है ना। तो 80 डिग्री पूर्वी देशांतर जो आ रहा है जबलपुर में आ रहा है, ये रहा जबलपुर, फिर उसके बाद कटनी, फिर उसके बाद हमारा ये रीवा जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के निकटतम आता है ना। फिर पन्ना आता है ये इधर। तो ये एक सीक्वेंस ऐसा है कि जबलपुर, फिर कटनी, फिर पन्ना, और बाद में रीवा, फिर इधर कितना आएगा। एक क्वेश्चन आ चुका है पीएससी में कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के निकटतम कौन है, तब हमने उसका आंसर लगाया था रीवा है, क्योंकि ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के निकटतम था यहाँ पर इधर, क्योंकि हमारा विस्तार ही 82 डिग्री 48 मिनट के पास है, तो उसके पास रीवा था। लेकिन इन्होंने पूछ लिया इस बार कि 80 डिग्री पे कौन सा है, तो 80 डिग्री पे जबलपुर आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब जैसे ये पूछा है कि पूर्वी देशांतर की निकटतम, ऐसे आपसे पूछ सकते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा के निकटतम कौन सा है। तो आप ऐसा करिए कि एक बार कम से कम मैप में ये तो देख लीजिए कि शहर लगभग कैसे कैसे, इस तरह से सीक्वेंस देखिए, है ना, कि कर्क रेखा पे कैसे कैसे शहर जा रहे हैं हमारे। कोई सा देशांतर अगर ये हमारा जो चल रहा है, तो इसके बाद ये, इसके पूर्व में ये, इसके पश्चिम में ये, ऐसे करके आप याद रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लगभग हाँ ये इसके पास है, तो हम उसका आंसर लगा सकते हैं सही। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में भावांतर भुगतान योजना किस क्षेत्र से संबंधित। अब ये योजना वाला प्रश्न आया है, तो योजना वाले प्रश्न को भी हमने यहाँ डिस्कस किया था कि अगर आपसे किसी प्रकार की योजना पूछी जा रही है ना, तो योजना कब आई, मतलब उसका प्रारंभ कब हुआ। ठीक है, प्रारंभ के साथ साथ उस योजना का प्रारंभ किस स्थान से हुआ, अगर वो करंट की योजना है तो। जैसे अगर पुरानी योजना, ये तो 2017 की योजना थी भावांतर भुगतान योजना, है ना, लेकिन अगर वो आपसे करंट में जैसे 2021-22 की कोई योजना पूछ रहा है, तो कहाँ से आरंभ की गई आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। फिर किसी ने लॉन्च किया हो, अगर नई योजना है तो किसी ने लॉन्च किया उस समय, जैसे प्रधानमंत्री ने किया है या राष्ट्रपति ने किया है, तो वैसे आपको याद रखना है। जैसे कि बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन अभी श्री माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, तो वो आपको याद रखना किसने किया था, तो लॉन्च उन्होंने किया था। तो ऐसे ही ये योजना है, कब शुरू की गई, स्थान कहाँ, लॉन्च कहाँ हुई, इसका उद्देश्य क्या है। और जो पुरानी योजना है ना, थोड़ी 2-4 साल पुरानी, तो फिर आप उसमें ये लॉन्च और ये स्थान वाली चीज को फिर भी अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से कब प्रारंभ हुई और उद्देश्य क्या था, ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। जैसे इसने पूछा है कि भावांतर भुगतान योजना किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये जो भावांतर भुगतान योजना है वो कृषि क्षेत्र से संबंधित है। या आपसे पूछ सकते हैं, जैसे अभी 2022 में ही एक योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है, वो योजना है 2022 में जो शुरू की गई वो योजना है नल जल योजना। तो आपसे पूछ सकते हैं नल जल योजना का उद्देश्य क्या है, या आपसे पूछ सकते हैं मुख्यमंत्री कौशल्या योजना किस लिए शुरू की गई, तो महिलाओं में कौशल विकास के लिए शुरू की गई। या आपसे पूछ सकते हैं गौरवी केंद्र की शुरुआत क्यों की गई, तो जो हिंसा से ग्रसित महिलाएं हैं
उनके लिए, उनके पुनरुत्थान के लिए, पुनर्वास के लिए शुरू की गई गौरी केंद्र, है ना, वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर के रूप में। ऐसे करके योजना वो क्यों शुरू की गई, किसने, अगर किसी विशेष संस्था ने उसको सहायता प्रदान की है ना। जैसे कि अगर हम देखें पोलियो अभियान, तो पोलियो अभियान को WHO द्वारा सहायता दी गई थी। तो इस प्रकार से कोई योजना कब शुरू हुई, किसी के द्वारा, अगर विशेष संस्थान द्वारा से अगर सहायता दी जा रही है कुछ रुपयों की, तो वो आपको ध्यान रखना है। किस लिए उसको शुरू किया गया है ये आपको ध्यान करना है, और कब शुरू की गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहे हैं, है ना। तो कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहे हैं, वो ऐसे पूछ रहे हैं, तो आपको GD दीक्षित नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपसे पूछ सकते हैं। मैंने आपसे बोला है कि हमारे यहाँ से CM, PM, राज्यपाल, है ना, हमारे राष्ट्रपति, हमारे निर्वाचन आयुक्त, है ना, हमारे मुख्य जो भी निर्वाचन आयुक्त है, लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं, जो लोकसभा के हमारे उपराष्ट्रपति रहे हैं, है ना। ऐसे जो मुख्य मुख्य पद है वो आप याद रखिए। हमारे न्यायाधीश कौन रहे हैं, मध्य प्रदेश के कौन रहे हैं, वो याद रखिए। तो आप इस प्रकार के जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना कि कौन रहे हैं, कौन नहीं रहे हैं, उनको अच्छी तरह से आप तब कर सकते हैं। इसीलिए आपको एक, मैंने पहले भी बोला है लास्ट क्वेश्चन में, कि आप उसकी एक लिस्ट बनाइए, अपने रूम में लगाइए। उस लिस्ट को बार बार देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कम से कम कौन है कौन नहीं है, एक झलक से आप उसका आंसर तो दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है। मध्य प्रदेश में सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ स्थित है। ये धूपगढ़ वाला क्वेश्चन भी हम पहले डिस्कस किया है। धूपगढ़ जो है मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी पचमढ़ी में स्थित है। ऊंचाई इसकी 1350 मीटर है ना। और ये कहाँ है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में है। सतपुड़ा में भी ये महादेव श्रेणी के अंदर, सतपुड़ा एक पर्वत श्रृंखला हमारी उसके अंदर है। जैसे ये सतपुड़ा का ही एक तरह से पूर्वी विस्तार कह सकते हैं इसको, है ना। सतपुड़ा का भी क्या है, ये पूर्वी विस्तार है, ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। इसके पूर्व विस्तार ये महादेव, ये सतपुड़ा और ये मेकल, इस प्रकार से श्रेणियां विभाजित है। तो ये सतपुड़ा का ही एक भाग क्या हो गया, महादेव हो गया। और उसी के अंदर पचमढ़ी नामक स्थान पे हमारी सतपुड़ा की जो ये धूपगढ़ की चोटी है, जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। इसीलिए एक ही आंसर आप धूपगढ़ भी लगाए, सॉरी महादेव लगाएंगे तो भी सही होगा, और आप सतपुड़ा लगाते तो भी सही होता। तो PSC ने इस विवाद के कारण इस क्वेश्चन को वापस क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, है ना। कुछ क्वेश्चन जो खुद ही कंफ्यूज हो जाता है, अपने जाल में फंस गई मक्खी टाइप से, तो ये वाली चीज हो रही है यहाँ से। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती। अब ये जो नदी वाला क्वेश्चन आ गया, तो नदी में भी हम डिस्कस कर चुके थे कि प्रश्न कैसे आएंगे, कि नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है, अवसान कहाँ पे हो रहा है, ठीक है, कहाँ से निकल रही है, कहाँ अवसान हो रहा है, कौन उसकी सहायक नदी है, कौन सा जलप्रपात बना हुआ है उस पर, कौन सा बांध बना हुआ है, कौन सी परियोजना संचालित है, ठीक है, या फिर कोई विशेष कार्यक्रम अगर उस पर चलाया जा रहा है तो आपको वो याद रखना है। तो यहाँ से नदियों से ये क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सहायक नदी है कौन सी नहीं। तो अगर आप देखें तो जो बेतवा है चंबल में नहीं मिलती है, बेतवा नहीं मिलती है। जो क्षिप्रा है वो चंबल की सहायक है, काली सिंधु चंबल की सहायक है, पार्वती चंबल की सहायक है। लेकिन जो बेतवा है वो डायरेक्ट किसमें मिल जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है ना, हमीरपुर में यमुना में मिल जाती है। तो बेतवा किसकी सहायक हो गई, यमुना में मिलती है, डायरेक्ट यमुना की सहायक नदी है, इसलिए इसका आंसर ये होगा। फिर आपसे ये पूछा जा सकता था, जैसे बेतवा की सहायक नदियां अगर इसमें आ जाती है ना, बेतवा की सहायक नदी आ जाती, बीना सिंध धसान करके आ जाता, ऑप्शन में होता बीना सिंध धसान और एक दे दिया होता शिप्रा, तो वो पूछते बेतवा की निम्न में से कौन सी सहायक नहीं है, तो शिप्रा सहायक नहीं थी। इसलिए आपको कोई सी एक नदी है उसकी सहायक नदियां, और इस पैटर्न पर उन नदियों को कैसे याद रखना है, क्योंकि इसी पैटर्न पर प्रश्न नदियों के एक भी ऐसा पेपर हमने डिस्कस नहीं किया जहां नदियों से रिलेटेड आपके क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो अगर आप इस चीज को फॉलो करते हैं तो आपकी नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला गुजरात और राजस्थान राज्यों की सीमाओं को छूता है ना, गुजरात और राजस्थान की सीमा, तो इसमें आंसर आपका है झाबुआ, है ना। अब अगर आप इस मैप को देखें तो आपको ये पता चलेगा कि हमारे यहाँ के 13 जिले उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को छूते हैं, ठीक है। पहले उत्तर प्रदेश के 13 जिले से मध्य प्रदेश के 12 जिले छूते थे, लेकिन जब निवाड़ी आ गया तो 13 से 13 मिलने लग गए, ठीक है। ऐसे ही छत्तीसगढ़ से 7 जिले छूते थे, हमारे यहाँ के भी 7 जिले,
महाराष्ट्र के 9 जिले हमसे स्पर्श करते हैं, हमारे भी 9 जिले। गुजरात से 2 जिले स्पर्श करते हैं, हमारे भी 2 जिले। राजस्थान से 10 जिले स्पर्श करते हैं, हमारे भी 10 जिले। तो कुछ कॉमन जिले जो कि 2 राज्यों को स्पर्श कर रहे हैं, जैसे मुरैना की बात करें, मुरैना और ये जो शिवपुरी है, मुरैना और शिवपुरी, ये उत्तर प्रदेश से भी स्पर्श करता है, ये हमारे राजस्थान को भी स्पर्श करता है। तो 2 जिले ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश को, राजस्थान को स्पर्श कर रहे हैं। फिर अगर बात करें झाबुआ की, तो झाबुआ जो है वो राजस्थान और गुजरात को स्पर्श कर रहा है ना, जैसा हमारे प्रश्न में राजस्थान और गुजरात पूछ लिया। अगर वो पूछता गुजरात और महाराष्ट्र कौन सा जिला स्पर्श करता है ना, तो वो हमारा अलीराजपुर करता है। ऐसे ही आपसे पूछते हैं कि छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र को कौन सा जिला स्पर्श करता है, तो वो बालाघाट करता है। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ को कौन सा करता है, तो सिंगरौली करता है। इसी प्रकार से मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, एक क्लास में, कि क्या करना है आपको, ये जो बॉर्डर वाले जिले हैं इन्हें याद कर लेना है, ठीक है। बॉर्डर वाले, यहाँ तक कि आप मैप, पूरा एमपी का मैप ही याद कर लेंगे तो आपसे जो मानक समय, मध्याह्न रेखा, कर्क रेखा से संबंधित जो प्रश्न है वो भी गलत नहीं होंगे। तो जो कम से कम बॉर्डर वाले जिले अगर याद रख लेंगे आप, तो आपको ये है कि क्वेश्चन गलत तो नहीं होंगे। आपको ये तो पता लगेगा। अगर आपसे ये पूछे कि बैतूल जिला मध्य प्रदेश के किस, मध्य प्रदेश का बैतूल जिला कौन से अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श करता है, तो वो उत्तर प्रदेश को करता है। या आपसे पूछ ले कि रीवा जिला किस राज्य की सीमा को स्पर्श करता है, तो वो उत्तर प्रदेश को करता है। ऐसे करके आपसे, सॉरी बैतूल ये महाराष्ट्र का है ना, और रीवा हमारा उत्तर प्रदेश हो गया। तो इसी प्रकार से कोई सा जिला किसी राज्य को अगर स्पर्श कर रहा है तो आप वो याद रखेंगे, और अगर कोई से कॉमन जिले हैं जो 2 राज्यों की सीमा को स्पर्श करते हैं तो वो याद रखेंगे। फिर यहाँ से प्रश्न हमने और भी देखे थे, किसी जिले का गठन कब हुआ है ना, किस जिले का गठन कब हुआ, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की जलवायु। ये सेम क्वेश्चन आ चुका पीएससी में, हमने डिस्कस भी किया था। तो मध्य प्रदेश की जलवायु जो है मानसूनी प्रकार की है, हमने उस लेक्चर में मानसूनी जलवायु को डिस्क्राइब किया था, ठीक है। नेक्स्ट है मलाज खंड किस उत्पादन खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो खनिज से रिलेटेड प्रश्न है ये आपका। तो खनिज से रिलेटेड प्रश्न में भी मैंने बताया था आपको कि जो खनिज है उसका प्राप्ति स्थल क्या है, मतलब कहाँ पर मिलता है खनिज, ठीक है। उसका उत्पादन में मध्य प्रदेश में कौन सा जिला प्रथम आ रहा है, उसके भंडारण में कौन प्रथम आ रहा है, या फिर मध्य प्रदेश का देश के उत्पादन में कितना स्थान है, कौन सा स्थान है, भंडारण में कौन सा स्थान है। उस खनिज का अगर थोड़ा बहुत उपयोग अगर आ रहा है तो वो आपको याद रखना है। जैसे ये खनिज इन्होंने पूछा मलाज खंड संबंधित है ना, तो मलाज खंड में सबसे ज्यादा मिल रहा है हमें तांबा मिल रहा है, और तांबे के उत्पादन में भारत प्रथम है ना। तांबे के उत्पादन में भारत प्रथम है, सेकंड कौन आता है, राजस्थान आता है। इसलिए तांबे से रिलेटेड बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे हमने एक क्वेश्चन देखा था मैग्नीज, मैग्नीज कहाँ पाया जाता है, तो मैग्नीज मध्य प्रदेश में भरवेली में पाया जाता है। और ये जो भरवेली की खदान है वो मैग्नीज की खुले मुंह की सबसे बड़ी खदान है एशिया की, जो हमारे मध्य प्रदेश में पाई जाती है, इसलिए वो इम्पोर्टेंट है। फिर लो अयस्क कहाँ पाया जाता है, तो जबलपुर मंडला वाला क्षेत्र था, है ना। ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है, तो बैतूल में पाया जाता है आपका। एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है, झाबुआ में पाया जाता है। तो एक खनिज कहाँ मिल रहा है, उत्पादन में कौन सा स्थान है, भंडारण में कौन सा स्थान है, ये कम से कम ये आप याद रखेंगे तो आपको सही आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे हीरा पन्ना में मिल रहा है हमारा, ठीक है। तो हम देख ही चुके हैं मंडला जबलपुर। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के किस जिले में जनजातीय जनसंख्या सर्वाधिक है ना। तो ये पूछ रहा है जनजातीय जनसंख्या, तो इसमें अलीराजपुर में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या है हमारे यहाँ पर, है ना। तो इससे रिलेटेड भी हम क्वेश्चन कर चुके थे कि किस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, कहाँ पे सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या है, कहाँ पे सबसे कम है ना, कहाँ पे प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा कहाँ है, कहाँ पे सबसे कम है, ऐसे क्वेश्चन हमने किए थे। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पर स्थित नहीं है। अब ये वाला क्वेश्चन क्यों पूछा उसने, क्योंकि उस समय जो NH3 था, मतलब जो नेशनल हाईवे 3 था, वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे था, है ना, सबसे बड़ा नेशनल हाईवे था, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस पे सेंधवा, मऊ, सारंगपुर थे, लेकिन जो शुजालपुर है वो हमारा नहीं था। तो अब ये पूछा आपसे क्योंकि ये सबसे बड़ा था। अब राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित जो प्रश्न आ रहे हैं, नेशनल हाईवे से संबंधित प्रश्न जो आ रहे हैं, वो ऐसे आएंगे कि सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है। तो हमने ये नेशनल हाईवे से रिलेटेड भी जब क्वेश्चन आया था तो हमने पूरा डिस्कस किया था, कौन सा सबसे बड़ा था, NH 46 सबसे बड़ा था, सबसे छोटा कौन सा था,
135 बीबी जो सबसे बड़ा था हमारा, है ना। तो ऐसे करके कौन सबसे बड़ा था, कौन सबसे छोटा था, कहां से कहां तक जा रहे हैं। जैसे बड़ा वाला जो NH46 है वो ग्वालियर से बैतूल तक जा रहा है। अब आपसे ये पूछ सकते हैं कि 46 में कौन कौन से जिले से गुजरता है, किस जिले से नहीं गुजरता है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये छोटा वाला सिर्फ बरगढ़ से डबरा तक ही जा रहा था, तो कहां से कहां तक जा रहा है ना। ये आपसे या किस जिले से गुजर रहा है, सिर्फ ग्वालियर से गुजर रहा था। तो आपसे कहां से गुजर रहा है, या भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, उसमें कौन कौन से राज्य निकल रहे हैं, है ना, ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है उससे मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिलों से होता हुआ गुजर रहा है, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा राजमार्ग से संबंधित ऐसे प्रश्नों को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश 2017-18 के बजट में AMRUT योजना, AMRUT ये क्या है भैया, अमृत योजना। एक क्वेश्चन आया था, हम उधर से जैसे जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूएशन मिशन को हमने डिस्कस किया था, ऐसे ही अटल मिशन फॉर रिन्यूएशन ऑफ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन करके है, मतलब शहरी क्षेत्रों में और कैसी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, है ना, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए ये योजना लाई गई थी। तो उस समय इसमें प्रावधान 700 करोड़ का था, लेकिन ये प्रश्न ये 2017-18 के बजट में आया था। और कहने का मतलब ये हो गया है आपका कि ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ना। पीएससी ने ये क्वेश्चन कहां से पूछ लिया, मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स से पूछ लिया। तो अभी आपका 2022-23 का बजट ला चुके हैं, ठीक है, फरवरी में बजट आ गया आपका, उसको आप पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार की कोई विशेष योजना को लाभ दिया गया है। जैसे इस साल धर्म के लिए जो तीर्थ दर्शन योजना थी, सॉरी है ना, तीर्थ दर्शन योजना है, उसके लिए लगभग 30 करोड़ के आसपास जो दिया गया है, 30 अरब करोड़ या सॉरी 30 लाख करोड़ या 30 करोड़, ऐसे डिजिट मुझे कंफर्म नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप उसको देखिएगा कि उसमें कितना दिया गया है, या कोई सी एक विशेष योजना उसके लिए कितना प्रावधान किया गया है, कोई सा क्षेत्र जैसे स्वास्थ्य विभाग के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है, या किस विभाग को, जैसे ग्रामीण विकास विभाग जो है उसको सर्वाधिक बजट आवंटन किया गया है, तो किस विभाग को सर्वाधिक बजट आवंटन किया गया है, शिक्षा विभाग को कितना दिया गया है, स्वास्थ्य विभाग को कितना दिया गया है, कुछ विशेष विभाग जैसे बड़े बड़े जैसे शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ, है ना, या फिर धर्म से रिलेटेड जो ये था, तो कितना दिया गया है, किस योजना को मुख्य, अगर कोई सी योजना नहीं संचालित की गई है तो उसमें कितना प्रावधान किया गया है, ये आप देखिएगा। उसमें से आपको बजट पढ़ के जरूर जाना है, क्योंकि उससे रिलेटेड आपको एक आध क्वेश्चन तो आएगा, है ना। नेक्स्ट है निम्न में से मध्य प्रदेश के किस जिले का लिंगानुपात 1000 से अधिक है। अब वो पूछ रहा है 1000 से अधिक है, तो हमने देखा कि ये वाले अगर देखें कि अनूपपुर, इंदौर, बुरहानपुर है ना, तो हमने देखा कि हमारा सर्वाधिक लिंगानुपात किसका जिले का है, बालाघाट, है ना, बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला और फिर डिंडौरी। तो डिंडौरी जो आ रहा है वो कौन से नंबर पे आ रहा है, 4th नंबर पे आ रहा है आपका, तो ये डिंडौरी है। लेकिन यहाँ पर अनूपपुर, इंदौर, बुरहानपुर तीनों का ही लिंगानुपात 1000 से कम है। तो जैसे आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको ये भी पूछ सकता है इसके स्थान पर कि किस जिले का लिंगानुपात कम है ना, सबसे कम है। तो हमने देखा था भिंड मुरैना का सबसे कम है। या आप देखेंगे कि इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ये आपके जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो जनसंख्या से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं। और जनसंख्या में मैंने आपको जब जनसंख्या वाले जो क्वेश्चन आ रहे थे उसमें बताया था कि जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनेंगे, कि सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ की है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ की है, सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ की है, न्यूनतम साक्षरता दर कहाँ की है, सर्वाधिक महिला साक्षरता, सबसे कम महिला साक्षरता, सबसे कम पुरुष साक्षरता, सर्वाधिक जन घनत्व कहाँ का है, किस जिले का है, किस संभाग का है, किसका लिंगानुपात सबसे कम है, किसका लिंगानुपात सबसे अधिक है, कहाँ का शिशु लिंगानुपात ज्यादा है, कहाँ का शिशु लिंगानुपात सबसे कम है। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि इनमें से जनसंख्या से रिलेटेड 2011 की जनगणना बिल्कुल अच्छी तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि अभी 2021 वाली तो हुई नहीं है, और इससे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपके फिर से आना तय है ना। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव नहीं रहे, है ना, तो ये अगर आप देखें नाइक बी के दुबे, तो ये पी के नरहोना नहीं रहे हैं। आप सोच रहे होंगे नरहोना एकेडमी है तो इन्हीं के नाम पे होगी, पर वो आरपी नरहोना थे, तो बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने पी के और नरहोना नाम दे दिया और आगे उसका नाम चेंज कर दिया, है ना। तो इस पे ध्यान न रहे, तो इसीलिए मैंने आपसे बोला है जो मध्य प्रदेश के मुख्य पद है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, निर्वाचन आयुक्त, मुख्य सचिव, है ना, लोकायुक्त,
ये आप कम से कम इनमें से मुख्य मुख्य राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इनको याद कर लीजिए। याद नहीं हो रहा है, इनकी एक लिस्ट बनाइए, रूम में लगा दीजिए, कम से कम वो दिखते रहेंगे तो आप ये तो बता सकते हैं कि ये थे और ये नहीं थे। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम कब पारित किया गया? ये जैसे एक अधिनियम आ गया, हमने अभी डिस्कस किया है कि जब अधिनियम आ रहा है, ये 1995 में आया था, तो कोई अधिनियम आ रहा है, कब आया और किस लिए आया? तो जैसे हमने देखा था बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 में लाया गया। ये पंचायत के लिए जो अधिनियम लाया गया था, पंचायती राज अधिनियम 1993 में आया था हमारे यहाँ पे। या फिर अगर ये अधिनियम ना आ रहे हैं तो कोई सी नीतियां आ रही हैं आपके पास, है ना। ये जो हमने धर्म स्वतंत्रता अधिनियम देखा था वो 2021 में लाया गया नया। कब किसका स्थान ले लिया? 1968 वाले का स्थान ले लिया। या आपका अधिनियम पूछा, इसकी जगह नीतियां पूछ सकते हैं कि खेल नीति कब आई मध्य प्रदेश की, या मध्य प्रदेश की खनिज नीति कब आई, या मध्य प्रदेश की पर्यटन नीति कब आई। ठीक है, तो इससे संबंधित आपको जो मुख्य मुख्य अधिनियम या नीतियां वगैरह है, ये पहली कब आई थी, वर्तमान में कौन सी संचालित है, तो कम से कम ये तो आप याद रख ही सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में वित्तीय सहयोग प्रदान करने वाला संगठन है। ठीक है, तो वित्तीय सहयोग यहाँ पर IFAD आईफेड है, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट करके। ये रोम की एक संस्था है जो क्या करती है, फंड प्रोवाइड कर रही है इस योजना के लिए। ठीक है, कैसी योजना है? क्योंकि एक बृहद स्तरीय योजना है। इसमें क्या किया जा रहा है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनका सशक्तिकरण करने के लिए, उनका आर्थिक उत्थान करने के लिए योजना लाई गई। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आईफेड के द्वारा इसे सहायता दी जा रही है। ऐसी ये एक योजना है, योजना या कार्यक्रम बोल सकते हैं आप इसको। तो ये योजना है, जो कार्यक्रम है, हमने अभी डिस्कस करा कि कब आरंभ हुआ, है ना, कहाँ से आरंभ हुआ, उद्देश्य क्या है, और अगर कोई विदेशी संस्था द्वारा उसे सहायता, विदेशी संस्था ही नहीं, भारत में भी किस संस्था द्वारा इसे संचालित किया जा रहा है, ये आपको याद रखना है कि किसके द्वारा इसे संचालित किया जा रहा है। कोई इसे फंड प्रोवाइड कर रहा है क्या? जैसे हमने पोलियो का देखा था, WHO द्वारा प्रोवाइड, उसको फंड दिया जाता है, WHO द्वारा संचालित है। इसी प्रकार की विभिन्न प्रकार की जो बच्चों की स्वास्थ्य, जो एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम है हमारा, उसे भी WHO द्वारा सहायता प्रदान की जा रही थी। तो एक योजना अगर किसी के द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है, उसका उद्देश्य क्या है, कब वो आरंभ हुई, ऐसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कब आरंभ हुई? तो ये भी देख लीजिए, एक योजना है और पूछ लिया है कब आरंभ हुई, तो 2010-11 में आरंभ हुई थी मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, गांव को, जो सामान्य गांव है तो वहां 500 राजस्व ग्राम, जहां सामान्य गांव में 500 की आबादी है वहां, और जो आदिवासी क्षेत्र है वहां 250 की आबादी है, वहां पर ये मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो जहां पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना संचालित नहीं की जा रही है, तो वहां पे मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनाओं के माध्यम से उन गांव को क्या किया जाएगा, सड़कों से जोड़ा जाएगा। तो ये जो है मुख्य सड़क से जोड़ा जाएगा। तो ये है कब शुरू की गई, 2010-11 में शुरू की गई थी। ठीक है, तो ये एक योजना हो गई, और कब आरंभ हुई थी, ये प्रश्न है हमारा। नेक्स्ट है हमारा MP इंक्यूबेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी, है ना। MP इंक्यूबेशन स्टार्टअप पॉलिसी, पॉलिसी मतलब वही हमारी नीति, और हमने नीति से संबंधित क्वेश्चन डिस्कस कर लिए कि कोई सी नीति कब आई है, तो वो आप याद रखिए। जैसे ये 2016 में आई थी। इससे आपसे पर्यटन नीति तो 2012 में आई। आपसे पूछे खेल नीति, आपसे पूछे हमारी खनिज नीति, खनिज नीति वाला भी क्वेश्चन कर चुके हैं हम, ठीक है, कल परसों की क्लास में। तो खनिज नीति कब आई हमारी, तो ऐसे करके कोई सी एक नीति कब आई गई और किस लिए लाई गई, थोड़ा सा इसे अगर ध्यान रख ले तो हमारा जो क्वेश्चन है इस प्रकार के वो गलत नहीं होंगे। नेक्स्ट है जनवरी 2018 में फ्रेंड्स ऑफ MP कॉन्क्लेव किस शहर में आयोजित किया गया? तो अगर आप इसे गौर करें तो देखेंगे कि ये 2018 की PSC का ही प्रश्न है, और ये परीक्षा फरवरी में आयोजित हुई थी, फरवरी 2018 में, है ना। और इसमें प्रश्न जस्ट एक महीने पहले का पूछ लिया कि जनवरी 2018 में फ्रेंड्स ऑफ MP कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया गया। तो ये जो हमारे जो है एक तरह से ये हमारा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये करंट अफेयर्स ये इंदौर में हुआ था। तो फ्रेंड्स ऑफ, जैसे ये फ्रेंड्स ऑफ MP कॉन्क्लेव है, ऐसे अगर आप पेपर देखेंगे PSC का, तो कम से कम आपको, जैसे जून में पेपर है, जैसे 19 जून का पेपर है, तो आपको कम से कम 19 मई तक का करंट अफेयर तो आपको पढ़ना चाहिए मेरे ख्याल से। तो उसी में से आपके अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आप करेंगे तो वहां से आपके क्वेश्चन बिल्कुल सही होंगे। जैसे ये एक आयोजन था एक कॉन्क्लेव का, ऐसे हमारे यहाँ पे पूछा जा सकता है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट जो है ना,
इन्वेस्टर्स समिट कहाँ आयोजित किया गया, तो वो इंदौर में आयोजित किया गया, है ना। जैसे फ्रेंड्स ऑफ एनफिली कॉन्क्लेव पूछ लिया तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट पूछ सकते हैं। ये क्या है, एक आयोजन है किसी कार्यक्रम, है ना। तो कोई कार्यक्रम अगर नया संचालित किया जा रहा है या कोई सा पर्व मनाया जा रहा है, कोई सा उत्सव मनाया जा रहा है, जैसे हमने खजुराहो नृत्य समारोह देखा था, ओरछा उत्सव देखा था, पद्माकर समारोह देखा था, तो ये कहाँ आयोजित किए जाते हैं, क्योंकि ये तो हमेशा से किए जा रहे हैं। लेकिन ये ऐसे आयोजन है फ्रेंड्स ऑफ एमपी कॉन्क्लेव टाइप के, ये उसी समय नए नए उस समय हो जाते हैं आयोजित, तो आपको ध्यान रख लेना है कि कहाँ पे आयोजित हो रहे हैं। तो ये इंदौर में, तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है हमारा अटल ज्योति योजना 2013 के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण कृषि क्षेत्र, ये बोल रहा है ग्रामीण कृषि क्षेत्र है ना, तो कितने घंटे न्यूनतम बिजली देने का प्रावधान है। अब यहाँ पे उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र नहीं बोला, अगर ये सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र बोलते तो वहां तो हर जगह पूरे एमपी में ही 24 आवर्स बिजली का प्रावधान है, लेकिन उसने यहाँ पर लगा दिया कृषि क्षेत्र के लिए। तो जब कृषि क्षेत्र लगा दिया है तो यहाँ पर हमारे 10 घंटे बिजली का प्रावधान, ठीक है। लेकिन कृषि के लिए अगर होता तो सिर्फ 24 घंटे बिजली होती, ठीक है। एक योजना और उसमें क्या विशेष कुछ प्रावधान किए गए हैं, तो ये अटल ज्योति योजना थी, इससे संबंधित ये प्रावधान था, ऐसा है ना। जैसे हमारा अगर मनरेगा होता, अगर उसकी जगह, क्योंकि ये एक बड़ी योजना है ना, अगर बड़ी योजना जैसे मनरेगा योजना है तो उसमें आपसे ये पूछ सकते हैं कि मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत उसमें बोला गया है कि कितने प्रतिशत महिलाएं होना चाहिए उसमें अनिवार्य रूप से। या आपसे पूछ सकता है उस योजना के तहत कितनी पारिश्रमिक मिल रहा है व्यक्ति को, या ये पूछ सकते हैं कितने किलोमीटर पे दूर घर होने पर उनको अलग से भत्ता दिया जाएगा, यात्रा भत्ता। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है, अगर किसी योजना में विशेष प्रावधान दिया गया है, जैसे हम देखेंगे कि अन्नपूर्णा योजना है ना, तो अन्नपूर्णा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को कितने किलो अनाज वितरित किया जा रहा है ना, और क्यों दिया जा रहा है, उसके लिए क्या प्रावधान है, जैसे लाभार्थी कौन होंगे, बीपीएल कार्डधारी कैसे व्यक्ति होंगे। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन किसी विशेष बड़ी बड़ी योजना है ना, उससे संबंधित आपको 2 से 3 प्रावधान जो उनमें हाईलाइट करते हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा मध्य प्रदेश का कौन सा हवाई अड्डा क्रियाशील नहीं है ना। अगर आप देखिए तो मध्य प्रदेश में 5 हवाई अड्डे हैं, ठीक है, 5 हवाई अड्डे। कौन कौन से हैं, आपका मुख्य जो हमारे बड़े बड़े शहर है, महानगर, इंदौर, भोपाल, है ना, ग्वालियर, जबलपुर, तो यहाँ तो है ही सही। उसके अलावा हमने देखा है कि हमारे यहाँ पर सर्वाधिक विदेशी पर्यटक कहाँ आते हैं प्रतिवर्ष, खजुराहो में आते हैं। तो इसीलिए खजुराहो भी जो है अंतर्राष्ट्रीय सेवा से जुड़ा हुआ है ना। इंदौर में कौन सा, आपसे ये भी पूछ सकता है इंदौर में कौन सा हवाई अड्डा है, तो वो देवी अहिल्या हवाई अड्डा है, ठीक है। भोपाल में कौन सा है, तो राजा भोज हवाई अड्डा है आपका, है ना। जबलपुर में शायद डुबना नाम से है, आप कंफर्म कर लीजिएगा, डुबना ही याद है मुझे तो, है ना। ऐसे आपसे पूछ सकते हैं कि ये इन्होंने पूछा कहाँ क्रियाशील नहीं है, तो हमने देखा यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो हमारा आंसर है पन्ना, ठीक है। तो पन्ना में क्रियाशील नहीं है इन 5 जगह। आपसे जैसे ये पूछा है, वैसे आपसे ये पूछ सकते हैं मध्य प्रदेश में हवाई सेवा की शुरुआत कब की गई, मध्य प्रदेश में रेल सेवा की शुरुआत कब की गई, मध्य प्रदेश में कितनी हवाई पट्टियां हैं, है ना, मध्य प्रदेश में कितनी हवाई पट्टियां हैं, कितने जिलों में है, जैसे 24 जिलों में 26 हवाई पट्टी हो गई। तो इस प्रकार से आपसे, और मध्य प्रदेश में कौन सा रेलवे जोन है, कहाँ से रेलवे, जैसे पश्चिम मध्य रेलवे है, तो फिर पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, जिस जबलपुर है। तो आपसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं वहां से। ये आपके क्या संबंधित होगा, ये परिवहन से संबंधित आपके प्रश्न है। जैसे हमने इसमें नेशनल हाईवे वाला जो चीज आएगी टॉपिक आपका, वो पूरा परिवहन से रिलेटेड टॉपिक के अंदर ही आएगा। तो वो सड़क परिवहन में आ गया, ये आपका वायु परिवहन में आ गया, और आपके रेल परिवहन के क्वेश्चन भी मैंने बताया आपको किस तरह से आ सकते हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की पिछली विधानसभा के अध्यक्ष, पिछली विधानसभा, तो ये पिछली विधानसभा 14 से 19 तक, 18 तक, है ना। तो इसके जो अध्यक्ष थे उस समय सीतासरण शर्मा जी थे, है ना। अब ये पिछली पूछा, इसीलिए मैं बोलती हूँ आपसे कि जो विधानसभा अध्यक्ष है, लोकसभा अध्यक्ष है, ठीक है, राज्यपाल है, राष्ट्रपति है, महिला मुख्यमंत्री, तो इनका एक सीक्वेंस याद रहना चाहिए आपको कि कौन थे कौन नहीं थे। तो ये पिछले में अगर सीतासरण शर्मा थे तो हमें याद रह गए, तो हमने बता दिया। तो कम से कम आपके पास एक लिस्ट होगी तो आप ये तो बता सकते हैं कौन थे कौन नहीं थे। अब अगर पूछे कि वर्तमान, अभी एक क्वेश्चन हमने कल ही देखा था कि वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है, ऐसा भी आ गया था। तो वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम जी थे, है ना।
गिरीश गौतम जी थे। आपसे पूछ सकते थे पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन है, वर्तमान कौन है और निम्न में से कौन थे, निम्न में से कौन नहीं थे। तो उसके लिए आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए, आपने रूम में लगाइए लिस्ट को बकायदा कि कौन थे कौन नहीं थे। जो संवैधानिक महत्वपूर्ण पद है हमारे, कम से कम वो आपको याद रहना चाहिए, तो अभी तो आप उनका आंसर दे पाएंगे, क्योंकि हमने कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन देख लिए हैं इस प्रकार के। नेक्स्ट है, इनमें से कौन मध्य प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा। देखो सेम चीज आ गई, कौन रहा कौन नहीं रहा, तो राज्यपाल कौन नहीं रहा ऐसे करके। तो और मध्य प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहे हैं न्यायमूर्ति अंशुमान सिंह जी नहीं रहे हैं, ठीक है। तो आपसे ये पूछ सकते हैं पहले राज्यपाल कौन थे, तो पट्टाभी सीतारामैया जी थे हमारे। आपसे पूछ सकते हैं वर्तमान कौन है, तो वर्तमान माननीय राज्यपाल श्री कौन है हमारे, मंगू भाई जी, छगन भाई, मंगू भाई छगन भाई पटेल, है ना। तो आपसे ये जैसे, तो आपसे ये पूछ लिया इनमें से कौन थे कौन नहीं थे, जैसे राज्यपाल भी याद रखना है, मुख्यमंत्री भी याद रखना है, और जो भी महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है, चाहे निर्वाचन आयुक्त हो गए, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष वगैरह हो गए, तो वो आप एक बार कम से कम ये याद रखिए कि कौन थे कौन नहीं थे। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश को नहीं छूती, ठीक है, किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश को नहीं छूती है। तो अगर आप देखें तो राजस्थान की सीमा यहाँ छू रही है ना, गुजरात की सीमा यहाँ छूती है हमारे, राजस्थान पश्चिम, गुजरात हमारा दक्षिण पश्चिम हो गया। झारखंड की सीमा नहीं छूगी, झारखंड यहाँ है, ठीक है। फिर महाराष्ट्र की सीमा इधर से छूती है और यहाँ से छत्तीसगढ़ की सीमा छूती है। अब बात क्या आ रही है, इन्होंने ये क्वेश्चन दिया क्यों, क्योंकि पहले क्या होता था, अभी वर्तमान में देखिए तो 5 राज्यों की सीमा मध्य प्रदेश को छूती है ना। उत्तर में हमारे उत्तर प्रदेश छू जाती है, पूर्व में हमारे छत्तीसगढ़, पश्चिम में राजस्थान गुजरात हो गए, दक्षिण में महाराष्ट्र हो गया, इस प्रकार से। लेकिन पहले क्या होता था, जब हमारा छत्तीसगढ़ विभाजित नहीं हुआ था और ये हमारा छत्तीसगढ़ हमारे मध्य प्रदेश का एक भाग हुआ करता था, उस समय झारखंड की सीमा भी हमारे यहाँ को छूती थी। उस समय आंध्र प्रदेश की सीमा भी छूती थी हमें, और उड़ीसा की सीमा भी हमारे यहाँ छूती थी। तो अगर आपसे प्रश्न ये पूछ ले कि विभाजन के पूर्व, छत्तीसगढ़ विभाजन के पूर्व मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती थी, तब 7 राज्यों को करती थी, और उन 7 में, क्योंकि छत्तीसगढ़ तो अब तब मध्य प्रदेश का ही भाग था ना, इसलिए इसको जोड़ दे हटा दे, तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और झारखंड को स्पर्श करती थी उस समय। लेकिन वर्तमान में कितनों को स्पर्श करती है, तो 5 को स्पर्श करती है। पहले वाले जो राज्य उड़ीसा और आंध्र प्रदेश और झारखंड अब हट गए हैं, अब इनको नहीं करती, क्योंकि इनको छत्तीसगढ़ अलग हो गया और छत्तीसगढ़ की सीमा स्पर्श कर रही है। तो इसलिए आपको पुराना वाला भी, विभाजन के पूर्व वाला मैप भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अलावा 1 नवंबर 1956 की स्थिति वाला जो मैप होगा आपका, क्योंकि उसमें महाराष्ट्र का विदर्भ वाला क्षेत्र भी हमारा हिस्सा हुआ करता था, तो इसलिए आपको ये वाला भी आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन से जिले हमारे यहाँ से उनके यहाँ चले गए, मतलब महाराष्ट्र में चले गए, ठीक। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग निम्न में से आयुक्त नहीं रहे हैं। अब ये आयुक्त नहीं रहे हैं ऐसा पूछ लिया, तो मतलब कौन आयुक्त रहे हैं, इसकी अगर आपके पास लिस्ट होगी तो आप बता देंगे ना कि कौन नहीं रहे हैं, तो ये अवनी वैश्य नहीं रहे, ठीक। नेक्स्ट है, औद्योगिक केंद्र बानमोर किस जिले में है। अब मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा संचालित कुछ औद्योगिक केंद्र हैं, 6 औद्योगिक केंद्र मुख्य रूप से, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा मान्यता दी गई, ठीक है। उसके अलावा भी कई औद्योगिक केंद्र हैं, हमने देख लिए थे हमारे यहाँ पर। तो अब जैसे उन्होंने एक बार पूछा था पीथमपुर औद्योगिक केंद्र कहाँ है, तो हमने पीथमपुर धार बता दिया था, भारत का डेट्रॉइट कहला रहा था। जैसे अब ये मुरैना है ना, बानमोर कहाँ है, तो मुरैना में है ना। मालनपुर औद्योगिक केंद्र कहाँ है, भिंड में है ना। हमारे गुना में NFL है, गेल है हमारे यहाँ पर। या आपसे पूछ ले मनेरी कहाँ है, मंडला में है। पुरैना कहाँ है, पन्ना में है। पीलूखेड़ी कहाँ है, राजगढ़ में है। तो औद्योगिक केंद्र कहाँ स्थिति है उनकी, या फिर किसी जिले विशेष में कोई सा उद्योग संचालित किया जा रहा है। जैसे देवास में हमने देखा था लेदर कॉम्प्लेक्स देखा था, ठीक है, या छिंदवाड़ा में हमने मसाला पार्क को देखा था। तो इस प्रकार से कोई सा एक औद्योगिक किसी जिले क्षेत्र विशेष में कोई सा अगर उद्योग संचालित है तो आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि उससे संबंधित ये प्रश्न यहाँ पर बिल्कुल आ रहे हैं। नेक्स्ट है, निर्यात उत्कृष्ट शहर में मध्य प्रदेश के कौन से शहर शामिल। निर्यात उत्कृष्ट मतलब एक्सपोर्ट करने में, है ना। तो इस समय अगर आप देखें तो इंदौर से बड़ा व्यावसायिक नगरी कोई सी है ही नहीं। अगर आपको इसका क्वेश्चन नहीं आता, आपको नहीं भी पता होता, तो आप अगर कॉमन सेंस से भी इसका आंसर लगाते भैया,
तो भी इसका आंसर इंदौर देवास होता है, क्योंकि सबसे बड़ी औद्योगिक राजधानी हमारी क्या है, हमारे यहाँ की औद्योगिक राजधानी ही इंदौर है। तो निर्यात उत्कृष्ट शहर कौन सा हो गया हमारा, इंदौर। ठीक है, नेक्स्ट है मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ है। इसे भी हम सॉल्व कर चुके हैं कि अगर कोई सी संस्था है ना, मतलब कोई संस्थान संस्था जो भी आ रही है आपकी, कोई कार्यालय आ रहा है, मुख्यालय आ रहा है, तो वो है कहाँ पे। जैसे इन्होंने पूछा वित्त निगम का मुख्यालय है ना, तो वित्त निगम की स्थापना हुई इंदौर में 1955 में हो गई। तो कोई सा मुख्यालय वगैरह है, कब स्थापना हुई और कहाँ स्थापना हुई, ऐसे आपको ध्यान रखना है। जैसे वित्त निगम पूछ लिया, आपसे पूछ सकते हैं लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है, इंदौर में। आपसे पूछ सकते हैं मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है, भोपाल में। आपसे पूछ सकते हैं हमारे मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है, जबलपुर में है। तो इस प्रकार का कोई एक केंद्र और कहाँ उसकी स्थिति है, कब उसकी स्थापना हुई, ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे विशेष हमारे जो संस्थान है और उनसे संबंधित भी आपको यहाँ पर सारे प्रश्न आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 1842 के बुंदेला विद्रोह में प्रमुख भागीदारी देने वाले हृदय शाह किस स्थान के जमींदार थे। अब ये क्या हो गया, एक विद्रोह हो गया है ना, जो हमने देखा क्रांति, जैसे 1857 की क्रांति में कौन से क्रांतिकारी थे, उनका क्षेत्र क्या था, है ना। ऐसे ही ये 1842 का बुंदेला विद्रोह है और इनका जो है हीरापुर के हृदय शाह थे, ये कहाँ के थे, हीरापुर के। तो अगर आप बुंदेला विद्रोह की बात करें है ना, तो बुंदेला विद्रोह में आपके जेतपुर के राजा परीक्षित, नरहट के मधुकर शाह, कौन थे, नरहट के मधुकर शाह है ना, और हमारे ये हीरापुर के हृदय शाह। तो ये क्या है, एक प्रमुख विद्रोह था हमारे यहाँ पर। और बात करेंगे आप इस विद्रोह की, तो ये विद्रोह सिर्फ प्री में नहीं पूछा, मेंस में भी, जब 2019 के 2014 15 16 के आसपास की किसी मेंस में भी ये 6 मार्कर का क्वेश्चन आ चुका है आपको, बुंदेला विद्रोह है ना। तो ऐसे ही ये जो विद्रोह, जैसे बुंदेला विद्रोह हो गया, झंडा सत्याग्रह हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, हमने देखा था चरण बहादुर का नरसंहार, कहाँ शुरू हुआ, कौन इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता या क्रांतिकारी थे संबंधित, वो आपको ध्यान रखना है, कहाँ से शुरू हुए हैं ये याद रखना है। ऐसे विद्रोह है बुंदेला विद्रोह, तो हीरापुर से हुआ और हीरापुर के राजा कौन थे, सॉरी हीरापुर में हुआ, जेतपुर में हुआ और नरहट में हुआ। तो यहाँ पे कौन थे इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता, तो यहाँ पे हीरापुर के हृदय शाह थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल की किस वीर ने बहादुरीपूर्ण मुख्य संघर्ष बलिदान दिया। अब ये भी क्या आ गया, 1857 का विद्रोह। अब वो पूछ रहा है भोपाल से किसने किया, आपसे पूछ सकते हैं अगर ये भोपाल से किया था फाजिल मोहम्मद खान और आदिल मोहम्मद खान ने। अब ये भोपाल पूछा है, तो 1857 के विद्रोह के आपको सारे केंद्र याद रखना है, मेरे ख्याल से सारे ही आ सकते हैं आपको। जैसे आपसे मालवा में पूछे, तो मालवा में सादत खान ने किया है ना, सादत खान ने किया। आपसे पूछे कि रीवा में किसने किया, ठाकुर रणमत सिंह ने किया उधर। आपसे पूछ सकते हैं गढ़मंडला में किसने किया, शंकर शाह ने किया। तो एक क्षेत्र विशेष, वहां पे प्रमुख किसी आंदोलन का नेतृत्व किसी आंदोलनकर्ता ने किया हो, तो वो आपको ध्यान रखना है। जैसे हमने देखा था निमाड़ क्षेत्र में किसी जो हमने देखा था भीमा नायक का क्षेत्र कौन सा था, तो उनका सेंधवा था, बड़वानी का सेंधवा। ऐसे ही आपका टंटिया भील का भी निमाड़ था क्षेत्र है ना, भीमा नायक, खज्जा नायक, टंटिया भील, गंजन सिंह कोरकू, इनके आंदोलनकारी, महत्वपूर्ण आंदोलनकारी, उनका केंद्र क्या रहा है ये आपको याद रखना है। और किस क्रांति से थे, ऐसा नहीं है आपको 1857 के क्रांतिकारी को आपने आधुनिक भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेता बना दिया, ऐसा नहीं चलेगा। तो आप बनाइए एक 1857 की क्रांति का एक चार्ट और उसमें लिख लीजिए 1857 के ये क्रांतिकारी थे और ये उनका क्षेत्र था। फिर आप बनाइए भारत के स्वतंत्रता संग्राम के ये क्रांतिकारी थे और ये उनका जो आंदोलन, कौन सा आंदोलन किया और ये उनका केंद्र है। ठीक है, नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में राज्य घुड़सवारी एकेडमी की स्थापना कब हुई। तो ये एक संस्थान है, उसकी स्थापना कब हुई और किस स्थान पे हुई, ऐसे आपको याद रखने वाले क्वेश्चन थे, ये हमने देखा थे। ठीक है, 2007 में। नेक्स्ट है निम्न में से 2018 में मध्य प्रदेश राज्य के विक्रम पुरस्कार से सम्मानित, विक्रम पुरस्कार, ठीक है, किसको दिया जा रहा है, हमारा विक्रम पुरस्कार सीनियर खिलाड़ी को दिया जा रहा है। विक्रम पुरस्कार से सम्मानित निम्न खिलाड़ियों में से कौन सा दिव्यांग श्रेणी से आता है ना।
तो ये इसका आंसर है सोनू गोलकर। ऐसे ही आपको जैसे विक्रम पुरस्कार मैंने बोला है, जो सन चल रहा है, जैसे अभी 2022 में परीक्षा होनी है आपकी, तो 2021 और 2021-22 में जो भी हमारे यहाँ जिसको भी एकलव्य पुरस्कार में जो शामिल है, एकलव्य, विश्वामित्र, है ना, और विक्रम, अर्जुन, है ना, इसके अलावा भारत रत्न अगर किसी को दिया गया है, या परमवीर चक्र किसे दिया गया है, अशोक चक्र किसे दिया गया है, अगर कोई व्यक्ति जो मध्य प्रदेश से संबंध रखता है और उन्हें किसी विशेष प्रकार का इस प्रकार के सम्मान दिए जा रहे हैं, पुरस्कार दिए जा रहे हैं, तो वो आपको पूरे याद रखना है। कम से कम कि सरसरी निगाहों से तो आप देख लें तो आपको याद हो जाए कि ये व्यक्ति, इसे दिया गया था, इसे नहीं दिया गया था, या ये व्यक्ति ये खेल खेलता है। जैसे पूजा वस्त्रकार अगर ये पूछते कि क्या खेलती हैं, तो ये क्रिकेट खिलाड़ी है मध्य प्रदेश की, है ना। ऐसे आपको प्रश्न आ जाए कि खिलाड़ी वो खेल कौन सा खेलता है, जैसे जीएल यादव का देखा था हमने कि नौकायन करते हैं, या मधु यादव का देखा था हमने वो हॉकी खेलती थी, या संध्या अग्रवाल का देखा था वो क्रिकेट खेलती थी। तो एक खिलाड़ी किस विधा से संबंधित है, और कोई सा अगर उन्हें पुरस्कार दिया गया है तो बिल्कुल आपको याद रखना पड़ेगा उसको कि कौन सा दिया गया है, बिल्कुल नए में तो याद रखना ही पड़ेगा कम से कम। नेक्स्ट है मुस्कान किरार का संबंध किस खेल से, मुस्कान किरार, है ना, तो वही खिलाड़ी आ गया और उनका खेल आ गया, तो ये आ गया फिर तीरंदाजी। तो खिलाड़ी, उनका खेल, ठीक है, और पुरस्कार। फिर निम्न में से कौन सा चित्रकार 1922 में मध्य प्रदेश में जन्मा किंतु 1950 के बाद फ्रांस में रहकर कार्य किया, फिर 2016 में दिल्ली में उनका देहावसान हो गया, ठीक है। तो ये है मध्य प्रदेश के चित्रकार कौन, सैयद हैदर राजा, जिनका ये कार्यक्रम रहा। अब ये क्या हुआ कि उस समय कुछ हाईलाइट में होंगे, है ना, करंट अफेयर्स में इनका कुछ हुआ होगा उस समय, करंट चली होगी चर्चित घटना किसी प्रकार की, इसलिए इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा है। नहीं तो हमारे यहाँ से प्रश्न कैसे आते हैं, कोई सा चित्रकार कहाँ जन्म हुआ, तो इसी आधार पर पूछा गया था आपको कि मध्य प्रदेश में जन्मे और फ्रांस में रहे। जैसे एम एफ हुसैन भी मध्य प्रदेश के चित्रकार रहे हैं, है ना। तो एक कोई सा व्यक्ति, जैसे आपसे पूछा गया था एक बार विष्णु चिंचालकर क्या है, क्या मध्य प्रदेश की किस विधा से संबंध रखते हैं, तो वो भी चित्रकार ही आया था उनका। या फिर आपसे एक बार पूछा था हबीब तनवीर का संबंध किसने है ना। या फिर आपसे पूछ लिया कोई एक लता मंगेशकर क्या है, तो ये संगीतज्ञ है। कोई एक व्यक्ति विशेष अगर वो मध्य प्रदेश का कोई कलाकार है, किस विधा से संबंधित है, और कोई सा खास अगर उन्हें पुरस्कार मिला हो तो वो आपको याद रखना है, और कहाँ उनका जन्म हुआ है। जैसे माखनलाल चतुर्वेदी आ जाए तो वो क्या है, आपके साहित्यकार है ना, कि आप संगीतकार लगा दें उसका आंसर, तो साहित्यकार है। जन्म कहाँ हुआ उनको, होशंगाबाद में हुआ। तो ऐसे आपको याद रखना है, उनकी रचनाएं याद रखनी है। ऐसे ये अगर चित्रकार है तो कहाँ इनका जन्म हुआ, और कोई सा अगर पुरस्कार इन्हें मिला है तो वो याद रखना है। नेक्स्ट है मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय। तो ये बात हो रही है मानव संग्रहालय की, मानव विकास की कहानी, है ना। तो ये मानव संग्रहालय, देश का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ है, भोपाल में। मेरे ख्याल से 2020 की पीएससी में भी क्वेश्चन पूछा था ये वाला, है ना, 2019 में भी पूछ लिया। अब जैसे ये संग्रहालय हमने एक और भी देखा था कि महाराजा छत्रसाल संग्रहालय कहाँ है, तो वो दुबेला छतरपुर में था। या फिर अगर आप देखें अभी कि 2021 या फिर 22 में, है ना, सन थोड़ा सा 21 या 22 आप देख लेना कौन सा है, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय भी जो है जबलपुर में स्थापित किया गया है अभी, है ना, जबलपुर में स्थापित किया गया है। तो आप देख लीजिएगा इसको, ये यहाँ पर है। तो क्योंकि ये चर्चा में आ गया है ना आपको, क्योंकि 126वीं 2022 में 126वीं, है ना, और 2021 में बात करें तो 125वीं जयंती थी इनकी। तो 125वीं जयंती पर तो पराक्रम दिवस का बोला गया, अनाउंसमेंट की गई कि पराक्रम दिवस मनाएंगे। और 126 जो जयंती थी 2022 में, तो अब तो इनका क्या किया गया, संग्रहालय भोपाल में बनाने के लिए इनकी बात की गई है, ठीक है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन के पश्चात कितनी बार पंचायतों के निर्वाचन हुए। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ आपसे कोई संस्था है उसका गठन कब हुआ ये याद रखो। तो हमने अगर मान लो याद कर लिया है कि राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ 1994 में, तो हम ध्यान रख लेंगे कि ये बार जब 2019 चल रही थी उस समय तक जो पंचायत संचालित थी हमारे यहाँ पर, वो 5वीं बार की चुनाव की थी, और 6ठी बार की तो अभी तक हुए ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये याद रखना है कि कोई सी संस्था उसकी स्थापना कहाँ की गई, अगर उसका कोई मुख्यालय है तो आपको उसको मुख्यालय भी ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है मध्य प्रदेश निम्नलिखित शहरों में से किसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक नहीं है। अब ये 10 लाख से अधिक नहीं है तो आप इसमें ऐसा ध्यान रख सकते हैं, हमारे यहाँ के मुख्य बड़े जो शहर है ना, मेट्रो, हमारे यहाँ के जो महानगर है वो इंदौर है, भोपाल है, ग्वालियर है, जबलपुर है, इन्हें बोलेंगे हम कि बड़े महानगर है, ठीक है। लेकिन अब ये 2011 की जनगणना तक, तो 2021 वाली तो हुई नहीं है, लेकिन 2011 की जनगणना तक तो उज्जैन में आपका ये 10 लाख की जनसंख्या नहीं थी, इसलिए आपका आंसर उज्जैन होगा। ऐसे आपसे कहाँ की जनसंख्या ज्यादा है, कहाँ की जनसंख्या सबसे कम है, कहाँ का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, कहाँ का सबसे कम है, तो ये आपसे कहाँ से प्रश्न पूछ रहे हैं, आपकी जनगणना से संबंधित प्रश्न पूछ रहे हैं। और एग्जाम में जाने से पहले जनगणना विशेष रूप से पढ़ना है, मतलब कम से कम आप रिवाइज अभी लगा लें, और एग्जाम के दिन भी जाए तो कम से कम जनगणना के 2 पेज तो पलट के जाए, तो कम से कम आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे और आना जरूर है जनगणना से संबंधित प्रश्न। नेक्स्ट है हमारा बोधन दुआ किसका सेनापति था, तो ये एक व्यक्ति, क्योंकि आपको बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना है इसका, कोई रियासत है, कोई सा वंश है ना, और तो आपको उसमें महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनसे संबंधित कोई दूसरे व्यक्ति, जैसे बोधन दुआ ये पूछ लिया इन्होंने, है ना, तो ये शाहगढ़ के बथक बली का सेनापति था। हमने देखा था एक और क्वेश्चन आया था हमारा कि बख्तियार खिलजी किसका सेनापति था, कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था आपका, है ना। या फिर आपसे पूछा था मलिक कुछ करके एक क्वेश्चन आया था आपका, तो वो किससे संबंधित था, किसका सेनापति था, ऐसे करके कि कोई विशेष व्यक्ति, उसके काल में कोई दूसरा कोई व्यक्ति हुआ हो, जैसे बोधन दुआ किसका सेनापति था, हाँ बखत बली का। आपसे यहाँ पूछ सकते हैं झलकारी बाई किसकी अंगरक्षिका थी, है ना, तो वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की थी। या आपसे पूछ सकते हैं गिरधारी बाई किसकी अंगरक्षिका थी, तो वो महारानी किसकी, अवंतीबाई की अंगरक्षिका थी। ऐसे करके एक व्यक्ति विशेष, उसके साथ कोई अगर विशेष व्यक्ति रहा हो, है तो वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। अब ये सुमेलित नहीं है वाले में ये इन्होंने दे दिया है जनजाति, और ये जनजातियों की दे दी गई है उपजाति। तो जब मैं आपको जनजाति का, मैंने आपको बताया था कि जनजाति से आपको रिलेटेड कैसी चीजें याद रखनी है, कि जनजाति का क्षेत्र कौन सा है, इसकी उपजातियां कौन सी है, ठीक है, जनजाति की उपजनजातियां कौन सी है, और उनका कोई सा लोक नृत्य, मतलब जनजातियों से संबंधित विशेष नृत्य हो, नाट्य हो उनसे संबंधित, ठीक है, उनका गायन हो कोई सा, उसके अलावा उनके कोई से देवता हो, या उनसे संबंधित कोई विशेष चीजें हो रही, कोई सा व्यवसाय कौन सा करते हैं, वो आपको याद रखना है। तो ऐसे यहाँ पर ये जनजातियां पूछ ली इन्होंने, है ना, तो गोंड की जनजाति अगरिया है, ठीक है, बेगा की भिंजवार भी है, नरोतिया भरोतिया भी बेगा की है ना। ऐसे ही भारिया की जनजाति पटेलिया नहीं है, पटलिया, इसकी पटलिया जो है वो है हमारी भीलों की उपजाति, भील जनजाति की उपजाति है पटलिया, है ना, तो भारिया का ये आंसर गलत हो गया हमारा। ऐसे ही कोरकू की भी जो जनजाति है वो बोडो बोडोयो है ना, है ना। और तो महार जो है, अगर एक तरह से देखा जाए तो महार खुद अनुसूचित जाति की श्रेणी में आता है, इसलिए इसके जो आंसर है ये भी कौन नहीं है में आपका, ये भी सही होता, ये भी सही होता, अगर पर पीएससी के द्वारा क्या कर दिया गया, इसे डिलीट कर दिया गया, क्योंकि इसके एक ही प्रश्न के 2 आंसर निकल रहे थे, इसलिए पीएससी के द्वारा क्या कर दिया गया, इसे डिलीट कर दिया गया क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है, मांडू धार जिले में है, जी हाँ मांडू धार जिले में है। मांडू में हिंडोला महल है, हाँ हिंडोला महल है, दोनों ही सही। तो आप इस प्रकार से कोई एक जगह है, जैसे हिंडोला महल है, यहाँ जहाज महल है, रानी रूपमती का मकबरा है यहाँ पर, ठीक है, उशंग का रानी, सॉरी रूपमती का मकबरा नहीं है, रूपमती का महल है, रूपमती का मकबरा तो मैंने बताया आपको सहारनपुर में, ठीक है, होशंग का मकबरा है मांडू। ऐसे कोई एक विशेष महल स्थान, जैसे ग्वालियर, अगर इसकी जगह आ जाता आपको ग्वालियर बोल देते, ग्वालियर कहाँ है, तो ग्वालियर जिले में ही रहेगा ना, ग्वालियर का फिर आपसे पूछ रहे थे तेली का मंदिर कहाँ है, तो तेली का मंदिर ग्वालियर के किले में। सास बहू का मंदिर कहाँ है, तो ग्वालियर के किले में है आपका, ठीक है। इस प्रकार से एक बड़ा किला, अगर वहां पे कोई मंदिर वगैरह है, या कोई सा बड़ा शहर, जैसे ये कोई सा शहर पूछ लिया, जैसे उज्जैन में, जैसे भरतरी की गुफाएं कहाँ है, तो उज्जैन में है। इस प्रकार से आपसे प्रश्न आ रहे हैं, और कहाँ उनकी स्थिति है, मतलब कोई स्थान विशेष और कोई से किस जगह वो स्थित है, अगर किसी ने निर्माण करवाया उसका, तो वो आपको याद रखना है। तो यहाँ से अगर इस प्रकार को देखें इस क्वेश्चन को, तो दोनों आंसर इसके 1 और 2 दोनों सकते हैं इसके आंसर, ठीक है, दोनों आंसर सकते हैं।
नेक्स्ट है जल बिहारी का मेला कहाँ लगता है। ये है जल बिहारी का मेला, है ना। तो ये बात हो गई मेले की। अब ये कोई सा हो गया आयोजन, हमने देखा था आयोजन, कोई सा कार्यक्रम, कोई सा पर्व, है ना, कोई सा त्योहार, ये जो चीजें आ रही है तो ये कहाँ आयोजित हो रहे हैं, किस लिए आयोजित हो रहे हैं। जैसे जल बिहारी का मेला कहाँ लग रहा है, छतरपुर में लग रहा है, ठीक है। ऐसे अगर आपसे पूछे चंडी देवी का मेला कहाँ लग रहा है, तो सीधी में लग रहा है आपका, ठीक है। मठभोगरा का मेला कहाँ लग रहा है, तेजा जी का मेला कहाँ लग रहा है ना। हमने देखा था धमोनी उर्स देखा था सागर का, हमने क्या देखा था एक और पीर बुधान का मेला अगर पूछ लिया तो सावरा क्षेत्र शिवपुरी में लग रहा है। आपसे मुरैना में भी मेला लगता है ना, कौन सा लगता है, ऐसे ही करके कोई एक मेला, और कहाँ पे वो लगते हैं, है ना, और किसकी याद में लगाया जाता है। जैसे संत सिंगा जी का मेला कहाँ लगता है, कोई सा एक मेला कहाँ आयोजन होता है किसी पर्व त्योहार वगैरह का, वो आपको ध्यान रखना है, और किसकी याद में अगर मनाया जा रहा है तो वैसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है काठी क्या है ना। काठी जो है ये होगा एक लोक नृत्य, है ना, और ये लोक नृत्य है निमाड़ का। ऐसे ही मैं आपसे ये बोल चुकी हूँ कि जो मध्य प्रदेश के लोक नृत्य है ना, जैसे ये निकाठी का लोक नृत्य पूछ लिया, ऐसे आपसे पूछ सकते हैं राई कहाँ का लोक नृत्य है, तो वो बुंदेलखंड का है ना। आपसे पूछ सकते हैं मटकी कहाँ का लोक नृत्य है, तो मटकी हमारा मालवा का है, ठीक। अब अगर आपसे लोक नृत्य पूछ लिया तो आपसे नाच भी तो पूछ सकते हैं, आपसे नृत्य के अलावा नाटक भी तो पूछ सकते हैं। अगर काठी की जगह वो यहाँ पूछते कि माच क्या है, तो माच मध्य प्रदेश का लोक नाट्य है। अगर वो आपसे ये पूछ सकते हैं बधाई क्या है, बधाई पूछ चुके हैं ना वो, तो बुंदेलखंड का लोक नृत्य था। आपसे पूछ सकते हैं रीना सेला क्या है, नृत्य की जोड़ियां है मध्य प्रदेश की, ठीक है, गोंड जनजाति, तो कोई सा लोक नृत्य, लोक नाट्य, है ना, लोक संगीत। अगर लोक चित्रकला किसी स्थान विशेष की है वो, तो कहाँ की है, ठीक है, और उसमें क्या विशेष होता है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न बिल्कुल आ ही रहे हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है वर्ष 2015 में इंदौर में आयोजित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय धर्मा संगोष्ठी के अविशेष अतिथि कौन थे। अब ये प्रश्न 2015 वाला 2019 में पूछा है, 4 सालों के डिफरेंस हो गया। वैसे इसका आंसर क्या हुआ, श्री लियोंगपो दामचो दोजी भूटान, ठीक है ना, ये आए थे, ये विदेश मंत्री थे भूटान के, है ना। लेकिन जैसे ये पूछ ले ये इतने साल पुराना, ये क्या होता है, बहुत कम चांसेस होते हैं जो पीएससी 3-4 साल पुराना आपसे क्वेश्चन पूछे, इतने पुराने नहीं पूछता है पीएससी के द्वारा, इतने पुराने करंट अफेयर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन हुआ ये होगा कि इसके बाद ये जो अंतर्राष्ट्रीय धम्म संगोष्ठी थी 2015 की, इसके बाद हुई ही ना हो, 16, 17, 18, 19 में ना हुई हो, तो उन्होंने 15 का पूछ लिया। जैसे ऐसे पूछते हैं कि वन स्थिति रिपोर्ट अभी पूछ ले कि 2021 वाली रिपोर्ट का बताइए, तो क्योंकि 2022 में आई ही नहीं है ना, इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन ऐसे पूछे चले जाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपकी 2021 में फ्री होती तो उसमें 2019 की वन स्थिति रिपोर्ट आती, क्यों आती, क्योंकि 2020 में आई ही नहीं थी, हर 2 वर्ष में एक बार होती है ना। ऐसे ही इसीलिए ये जो अंतर्राष्ट्रीय धम्म संगोष्ठी हुई होगी 2015 के बाद नहीं हुई होगी, तो 2019 में 15 वाले का क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने, तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन थे, ठीक है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में गरीब परिवारों की भवायोग कन्याओं की आर्थिक सहायता हेतु लागू मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को 2019 में बढ़ाकर कितना किया गया, तो ये क्या बजट 2019 में बढ़ा दिया गया था और ये की गई थी 51,000 रुपए। ऐसे ही आप मध्य प्रदेश का बजट पढ़िए, बजट में किस योजना को सबसे ज्यादा आवंटन किया गया है, किसको सबसे कम किया गया है, शिक्षा, स्वास्थ्य, धर्म, इनके लिए कितना कितना आवंटन किया गया है, ऐसे आप याद रखिए। किसी विशेष योजना को संचालित करने के लिए अगर पैसा फंड दिया गया है तो कितना दिया गया है, ऐसा आप याद रखिए, है ना। तो बजट से संबंधित प्रश्न था ये आपका। नेक्स्ट है हमारा निम्न से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है। अब ये पूछ लिया है जलप्रपात, है ना, और मैं नदी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन बता चुकी हूँ कि नदी से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएंगे, नदी का उद्गम, नदी का अवसान, नदी की सहायक नदियां, नदी पर कौन सा जलप्रपात है, कौन सा बांध है, कौन सी परियोजना संचालित है। तो ये पूछा है कौन सा जलप्रपात नर्मदा पर नहीं है, तो देखिए कपिल धारा नर्मदा पर है, दुग्ध धारा नर्मदा पर है, भेड़ाघाट भी नर्मदा पर है, लेकिन जो भालकुंड जलप्रपात है वो नर्मदा पर ना होकर कहाँ है,
बीना नदी पर है। और बीना किसकी सहायक नदी है? बीना बेतवा की सहायक नदी है, बीना सिंध दसार, है ना। और ये कौन सी जगह बना हुआ है? ये बना हुआ है आपका सागर में। ऐसे आपको क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कौन सी नदी पर कौन सा जलप्रपात है, कौन सा नहीं है, तो ये आपको कैसे करना है, जो मैंने आपको नदी से रिलेटेड पॉइंट्स बताए कि इन आधार पर आप तैयार कीजिए, तो आपके क्वेश्चन इस प्रकार के गलत नहीं होंगे वहां से। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश राज्य से नहीं गुजरता? अब वो कह रहे हैं नहीं गुजरता, है ना। तो ये जो है कब पूछा था आपसे? 2019 में, तब यहाँ से NH8 नहीं गुजरता था। तो अब क्या है, राष्ट्रीय राजमार्गों का पूरा ही क्रम बदला गए हैं। बहुत सारे, जैसे पहले NH3 सबसे लंबा था, लेकिन अब NH46 हो गया, है ना। तो हर आपको 335B था, 135B भी हो गया है हमारा सबसे छोटा। तो कौन सा सबसे छोटा है, कौन सा बड़ा है, कौन सा मध्य प्रदेश से गुजर रहा है, कौन सा नहीं गुजर रहा है, इस प्रकार के आपको राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित प्रश्न यहाँ पर करने पड़ेंगे। तो आप राष्ट्रीय राजमार्गों का जो चैप्टर है उसको बहुत अच्छी तरह से देखिए, और कहाँ से गुजर रहे हैं, कहाँ से नहीं गुजर रहे हैं, अगर आपको याद हो जाता है तो ठीक है, लेकिन कम से कम छोटा, बड़ा और सबसे बड़ा कहाँ से गुजर रहा है, सबसे छोटा कहाँ से गुजर रहा है, ये तो आपको याद रखना ही चाहिए। नेक्स्ट है, सतपुड़ा क्षेत्र निम्न श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाले निम्न से कौन सा क्रम सही है ना। सही है पूछ रहा है, और क्रम पूछ रहा है किसी चीज का पश्चिम से पूर्व की ओर, मतलब ऐसे। तो ऐसे अगर हम देखें, तो अगर आप देखें मध्य प्रदेश के मैप को, ठीक है, और ये, तो हम देखें कि यहाँ है बड़वानी की पहाड़ियां, ठीक है, यहाँ महादेव पहाड़ियां हैं, सॉरी यहाँ महादेव की पहाड़ियां हो गई आपकी, ये सतपुड़ा बोलेंगे इसको, पूरा सतपुड़ा ही है। सतपुड़ा में ये महादेव हो गई, ये इधर हो गई, ये मेकल हो गई, ठीक है, और इधर केमूर भांडेर आपकी हो गई, तो ये केमूर भांडेर यहाँ हो गई, है ना। तो अगर सीक्वेंस देखें तो हमारा बड़वानी, महादेव और मेकल श्रेणी वाला जो हमारा आंसर है वो यहाँ से सही हो रहा है, ठीक है। तो आपको इसके लिए पर्वत श्रेणियां वगैरह तो कम से कम मैप में ध्यान रख लीजिए कि किसके बाद कौन सी है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा, किस नदी की घाटी गहरी खड्ड भूमि के लिए विख्यात है? अब ये एक गहरी खड्ड भूमि के विख्यात वाले क्वेश्चन को हम डिटेल में कर चुके हैं कि गहरी खड्ड भूमि के लिए विख्यात है। तो ये है हमारी चंबल घाटी, जो करीब 6 लाख एकड़ कृषि योग्य भूमि को किसमें बदल दिया, इसने बीहड़ों में तब्दील कर दिया। अवनाली का अपरदन था ये। सर्वाधिक प्रभावित जिले इससे कौन से हैं, ऐसा प्रश्न भी आ चुका है। तो ये भिंड और मुरैना थे सर्वाधिक प्रभावित जिले। किस नदी द्वारा हो रहा है? मुरैना में हो रहा है। क्षेत्र कौन सा था इसका? मध्य भारत का पठार, ठीक है। तो ये सर्वाधिक गहरी खड्डे किसने बना दिए हैं? काफी वेग से बहती है, तो चंबल ने बना दिए। जबकि नर्मदा, सोन, ताप्ती आपकी रिफ्ट वैली में बहती है, भ्रंश घाटी में बहती है नर्मदा और ताप्ती आपकी, ठीक है ना। सोन नदी उत्तर की ओर बहती हुई गंगा में मिल जाती है। तो आपका जो खड्ड भूमि के लिए विख्यात हो गई वो कौन सी हो गई? चंबल। नेक्स्ट है, इंदौर से जयपुर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का संशोधित नंबर क्या है ना। तो ये है इस समय 52, लेकिन आप नया देख लीजिए राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ से कौन से गुजर रहे हैं, ठीक है। जो बदलाव हुए हैं वो नए अभी हो चुके हैं 2021 में, तो आपको 2021 के हिसाब से आपको राष्ट्रीय राजमार्ग देखने पड़ेंगे। नेक्स्ट है, चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया? अब ये आ गया एक स्थापत्य से संबंधित प्रश्न। और कोई राजा, हमारे यहाँ के राजा महाराजा हैं, उन्होंने क्या स्थापत्य, क्या निर्माण कार्य करवाए हैं, या फिर कोई सा स्थापत्य जो विशेष फेमस है, जैसे कि हमने देखा था खजुराहो के मंदिर, तो उनको चंदेल राजाओं ने बनवाया था, तो धंग ने भी बनवाया था उसमें खजुराहो के मंदिर को, है ना। अगर आप देखें राजा भोज ने धार नगरी बसाई, और त्रिभुवन नारायण मंदिर किसने बनवाया? तो राजा भोज ने बनवाया था चित्तौड़गढ़ में। ऐसे ही जैसे कि अगर आप देखें कि आगरे का किला, लाहौर का किला, है ना, इलाहाबाद का किला अकबर ने बनवाया, ठीक है। आपसे पूछ ले कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने शुरू किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने करवाया। या फिर धार का किला किसने बनवाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया, है ना। तो ऐसे एक किला विशेष या कोई महल अगर है ना, जैसे मदन महल मदन शाह के द्वारा बनवाया गया जबलपुर में, तो आपको कोई सा महल, कोई किला किसने बनवाया है, निर्माण कार्य किसने मंदिर का अगर करवाया है, तो स्थापत्य का निर्माण किसने करवाया, किस काल में करवाया गया, किस राजा के द्वारा करवाया गया, कोई विशेष बात है किसी धर्म से संबंधित, जैसे आपसे सांची के स्तूप पूछ लें तो बौद्ध धर्म से संबंधित थे।
तो इसी प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन आएंगे आपके स्थापत्य से। नेक्स्ट है हमारा कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम का संबंध किस खेल से है। तो जो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम, ये स्टेडियम आ गया, हमने कल परसों स्टेडियम से संबंधित क्वेश्चन देखे थे, कैसे आएंगे, स्टेडियम आ गए, आपके एयरपोर्ट्स आ गए हैं या बंदरगाह वगैरह आ गए, तो ये कहाँ पर स्थित है ना, ये आपको याद रखना है। और ये अगर स्टेडियम वगैरह है तो किस लिए है, तो ये स्टेडियम जो है क्रिकेट के लिए है। पहले ये स्टेडियम हॉकी के लिए था, लेकिन बाद में ये क्रिकेट के लिए हो गया और वर्तमान में कहाँ है, ये ग्वालियर में। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे कि हमारे 2019 तक के जो पीएससी के एमपी के क्वेश्चन थे मध्य प्रदेश के, वो क्वेश्चन हो चुके हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।